में रोहतक के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा संपूर्ण तरीके से बदलाव होता है। हरियाणा के अंदर स्कूली शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हरियाणा सरकार स्कूलों को बंद करने पर आमदा है। हजारों स्कूल शिक्षकों का भाव के अंदर सरकार की नीयत एक ना होने की वजह से बंद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं एक ही सब्जेक्ट का टीचर कई सब्जेक्ट बना। आपके रोहतक जिले में ऐसा मामला संज्ञान में आया कि अध्यापकों की बजाय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बच्चों की क्लास लेकर उनको पढ़ाया। शिक्षा अधिकार पंचायत को संबोधित करने के लिए 2 अक्टूबर को दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी आदमपुर में बालसूर गांव के अंदर आए। वहां पर किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए, कैसे हरियाणा के स्कूलों को दिल्ली की तरफ बदला जाए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा चुकी हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था लचर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल दुबई की सैर कर रहे हैं कि आप जंगल सफारी बनाए। देश के प्रधानमंत्री कितने ही फोन करने के लिए, परंतु हरियाणा के खड़े हुए बेरोजगार नौजवान इसकी चिंता नहीं करते। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश के अंदर कहीं है तो हरियाणा के अंदर। हरियाणा का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की वजह से आज अपराध के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो चुका है। परंतु हरियाणा सरकार ना तो सरकारी नौकरियां निकाल रही और ना ही उद्योग को बढ़ावा देने वाली नीतियां लगा रही। जब समय आता है फसल का, किसान को परेशान करने के लिए मंडियों के अंदर कोई नए कानून का उद्घोष करते ताकि इनकी फसल समय पर न खरीद पाए। यही इस वर्ष हुआ जब लोग फसल लेके अब मंडियों में आए तो सरकार ने उसकी परचेज को ऑनलाइन करने के लिए ऐसे बीच लड़ाई का बरसात का बीच की फसल बहुत खराब हो गई। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, खेत में खड़ी हुई फसलें पानी के अंदर दब गई है। मंडी में पड़ी हुई फसलें आपकी खराब नीति के कारण खराब हो गई। इसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। आज पूर्ण संपूर्ण विश्व आधुनिक शिक्षा की बात करता है, परंतु खट्टर साहब आप प्राचीन शिक्षा की बात करोगे कि अध्यापक फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, मैथ भी पढ़ाएगा। एक अध्यापक सामाजिक ज्ञान भी पढ़ाएगा तो भाषा विज्ञान भी पढ़ाएगा। अब देश और दुनिया बदलती जा रही है। हरियाणा को भी उसके कदम के साथ मिलाकर चलना पड़ेगा। हरियाणा के बच्चों को ऐसा दुर्भावना का शिकार ना बनाओ आप। और आपकी इसी पॉलिसी को उजागर करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी 2 अक्टूबर को दोपहर में बालसमंद गांव के अंदर हनुमान चौक पे आदमपुर में पहुंच रहे हैं। मैं आपके चैनलों के माध्यम से आदमपुर हिसार के सभी साथियों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप वहां पर आए और किस प्रकार से दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर नाम किया है।
शिक्षा नीति के अंदर आमूल परिवर्तन करके, स्कूलों का पूरा जीर्णोद्धार करके, कॉलेजों को बेहतर बना के, बिजनेस मास्टर स्कीम चला के, देशभक्ति के पाठ्यक्रम चला के बच्चों को ऐसा बना है कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले। हरियाणा को भी ऐसा ही चल। हरियाणा सरकार अभी 17,000 टीचरों की वैकेंसी निकाल रही है। ये क्या टीचर निकल रही है? हरियाणा सरकार बहुत बार वैकेंसी निकाल चुकी है और हर बार रद्द करा दी, जानबूझ के पेपर भेज दिया, पेपर लीक हो गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक होता है, अधिकारी गिरफ्तार होते हैं, तो उनकी चैट विधानसभा के अंदर घूम के कैसे मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर गए और आज तक उसके ऊपर कोई जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप दूध के धोए हुए अपने आप को कहते हो तो बहुत शर्म की बात है जब आरोप आपके ऊपर लगता है, ना आप उसका स्पष्टीकरण देते हैं, ना उसके ऊपर जांच बढ़ाने के लिए समिति का गठन करते। मैं ऐसे अनेकों बिल्डरों को भी जानता हूं जहां पे कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत सामने नजर आती है। कोर्ट कहती है एक बिल्डर के ऊपर 18 बार एफआईआर दर्ज करने के लिए बातें हुई, परंतु कोर्ट के ऑर्डर को हरियाणा सरकार का डीसी वो रूल करता है। क्या इसके अंदर मुख्यमंत्री जी का कोई प्रेशर है कि कोर्ट के ऑर्डर को भी ना माना जाए? आप वक्त आ चुका है, अगर दिल्ली सरकार सबको छुरी दे के भी 18,000 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाती है, तो खट्टर सरकार को बताना पड़ेगा, ना आप बिजली फ्री देते, ना आप पानी फ्री देते, ना आप शिक्षा देते, ना चिकित्सा देते, ना आप महिलाओं को कोई ट्रांसपोर्ट फ्री देते। आपके ऊपर 3 लाख करोड़ का खर्चा आया, तो ये पैसा कहां गया? हरियाणा के विकास के अंदर ये पैसा क्यों नहीं लगा? ये किस किस की जेब के अंदर गया? इस बात की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं अगर फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ाएगा तो रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल होगा, परंतु जो आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है, इन बच्चों का विकास रुक जाएगा। मैथमेटिक्स और साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, दोनों की गुणवत्ता अलग है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है। और ऐसा है तो क्यों सारी दुनिया के अंदर फिजिक्स अलग पढ़ाई जाती है और मैथमेटिक्स अलग पढ़ाया जाता है? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस सब्जेक्ट में कोई नई पीएचडी की है, कोई नया शोध किया है कि बच्चों को 2 टीचर्स की जरूरत नहीं, 1 टीचर करेगा? सारी दुनिया कहती है। और बढ़ती हुई शिक्षा, बढ़ते हुए विकास के लिए जरूरी है सुपर स्पेशलाइजेशन हो। मैथमेटिक्स के अंदर भी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सामान्य गणित के अलग अलग अध्यापक हो। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन को मांगती है, गुरुकुल की शिक्षा नहीं मांगती। मनसा क्या लग इसके लिए? मनसा सरकार जानबूझ के लोग अपने अधिकार को ना मांगे, शिक्षित नहीं करना चाहते। रोजगार इनके पास है नहीं, किसान के लिए अच्छा चाहते नहीं, व्यापार को पनपने देते नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे, धर्म और जाति के मुद्दे पे ये देश को बांटना चाहते हैं। ये देश ऐसा होने नहीं देगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1, हिंदुस्तान को दुनिया का पहला राष्ट्र बनाने की घोषणा की है। हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों का आह्वान किया है, जाति और धर्म को छोड़ के आइए, जुड़े। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इस देश को विकसित करना है, देश को शिक्षित करना है, देश को आगे लेकर जाना है। कैसा आह्वान है अरुण जी का कि आप अगर गिरफ्तारी दे सकते हो तो आम आदमी पार्टी का? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी डरा रही है, पैसे देके खरीद रही है। लगभग 300 विधायक कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों के आज बिक चुके हैं और भाजपा खरीद चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पहले ईडी का डर दिखाती है, सीबीआई का डर दिखाती है, पुलिस का डर दिखाती है और फिर पैसे ऑफर करते कि ये सारे एजेंसियां बंद, आप दूध के धोए हो जाओगे, हमारे पास आ जाओ।
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, अगर इस देश को विकसित करना है तो इन औचे हथकंडों से डरने की जरूरत नहीं है, जेल में जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आजादी की दूसरी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और भ्रष्टाचार इस देश से खत्म करके रहेंगे। गुप्ता जी, आप लोग केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को ज़्यादातर उठा रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के लोग परेशान हैं, वो मुद्दे गौण क्यों हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि हर घर को बिजली मिलनी चाहिए और फ्री मिलनी चाहिए, वो हमने दिया, प्राथमिकता पे है। हमने कहा कि हर घर को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए पानी पीने का, प्राथमिकता पे है। हमने सारे देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जो शहीद हुए जवान को 1 करोड़ का सम्मान राशि देती है, शहीद का सम्मान होना चाहिए, वो प्राथमिकता पे है। हमने दिल्ली के अंदर वो कानून बनाया कि एक भी दुकानदार के ऊपर दिल्ली सरकार का इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, हम उसको बेईमान नहीं समझेंगे, ताकि टैक्स बढ़े, लोग ईमानदारी से काम करें। दिल्ली में टैक्स बढ़ा, व्यापार बढ़ा, इनोवेटिव उद्योग बढ़े, वो प्राथमिकता पे है। दिल्ली में हमने महिलाओं के लिए, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो, बस यात्रा मुक्त करी, ताकि दूर जाकर नौकरी करना चाहे तो कर सके, घर से बाहर निकल सके, उनका एक्सपोजर हो सके, वो प्राथमिकता पे है। महिला की सुरक्षा के लिए देश की राजधानी में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरे लगाए, वो मुद्दा प्राथमिकता पे। हजारों मुद्दे प्राथमिकता पे हैं। हमने सबसे पहला प्राथमिकता पे मुद्दा दिया भ्रष्टाचार खत्म करना, ताकि देश का विकास हो सके। हमने प्राथमिकता दिया कानून व्यवस्था को कायम करना, हमने प्राथमिकता दी अच्छी सेहत देना, हमने प्राथमिकता दी रोजगार देना। पहली बार दिल्ली के अंदर रोजगार बजट बना, ताकि युवाओं को इधर उधर ना घूमना पड़े, वहां रोजगार। नहीं, वो तो आपकी सरकार है, वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ही ज़्यादा गंभीर दिखाई देते। आपके कार्यकर्ता जहाँ पानी की निकासी नहीं हो रही गाँव में, जहाँ पर गंदगी है, इस तरह की चीज़ों के मुद्दों को गौण क्यों रख रहे हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी हर किस्म के मुद्दे उठाती है, परंतु शिक्षा सबसे प्राथमिकता है हमारी। ये देश जब शिक्षित होगा तभी विकसित होगा। शिक्षा की प्राथमिकता को इस देश भुला नहीं सकता। अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाने हैं यहाँ पे, हरियाणा के अंदर भी होगा। गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि बिजली पानी लोग प्राप्त है, हरियाणा में कह रहे हैं कि आप 3 लाख करोड़ रुपये तक कर्जा है, कैसे दे पाएंगे? पंजाब में भी कर्जा था, इसी में पंजाब में भी कर्जा था। मैं आपको पहले इसी में मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो लोगों को सक्षम बना रहे हैं, वो पूरे नहीं बना रहे। सक्षम बना रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बेरोजगार है यहाँ पे। सक्षम बना रहे हैं इसलिए हरियाणा के किसान को ये आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। सक्षम बना रहे हैं इसलिए लाठीचार्ज कराते हैं, सक्षम बना रहे हैं इसलिए पेपर लीक कराते हैं। ऐसा सक्षम नहीं बनाना, हमें शिक्षित बनाना है। जब शिक्षित होगा तो सक्षम खुद होगा, कई पीढ़ियां सक्षम हो जाएंगी। हरियाणा को हमने शिक्षित करना है, हरियाणा को विकसित करना है, देश को विकसित करना है। अगर पूरे बांटे की तो कर्ज और नहीं पड़ेगा देश में। पंजाब के अंदर इतना ही कर्ज था जितना हरियाणा में। हमने मुफ्त बिजली कर दी, हमने शहीद के सम्मान के लिए 1 करोड़ की सम्मान राशि कर दी। 18,000 करोड़ रुपये हर महीने फालतू टैक्स आने लगा, क्योंकि अपने भ्रष्टाचार को बंद कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे पहले मनोहर लाल जी अपना भ्रष्टाचार बंद करें, फिर अपने मंत्रियों का भ्रष्टाचार बंद करें, फिर भाजपा के विधायकों का भ्रष्टाचार बंद करें। ये देश सोने के लिए था और बन जाएगा। ये लुटेरों को हाथ से छुड़ाना। थर्ड फ्रंट को लेकर आपका क्या राय है? क्योंकि थर्ड फ्रंट की बातें उठने लग गई हैं कि बीजेपी को हराने के लिए थर्ड हो गए, वो फ्रंट कैसा? हम तो फर्स्ट लाइन के आदमी है, फर्स्ट लाइन। गुप्ता जी, जब चुनाव आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को अनुसूचित जाति के लोग याद आते हैं, उसमें आप भी अच्छे नहीं हैं। अभी हाल ही में सूरत से आपने अनुसूचित जाति के परिवार बनाया तो करीब 1 लाख का। क्या आप किस नजरिए से देखते हो, क्यों ऐसा करते हैं? क्या आपने क्या गरीब है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। शायद आपको आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। हम अपने कार्यालयों में, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर, मंत्रियों के कार्यालय के अंदर अपने नेताओं की फोटो नहीं लगाते। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, ताकि याद रखा जा सके उन दबे कुचलों को भी, और याद रखा जा सके उन शहीदों को भी, कितनी कुर्बानी से आज़ादी ली थी। दोनों को
दोनों की कुर्बानी को याद रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। ये चुनाव के वक्त की बात है, हमेशा की बात, 12 महीने की बात, 7 दिन की बात है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से जब एक पब्लिक मीटिंग के दौरान गुजरात में एक बच्चे ने पूछा क्या आप मेरे घर पे आओगे, अरविंद जी ने कहा जरूर आओ, परंतु पहले मैं परिवार के साथ आपको अपने घर का बाकी पार्टियां ऐसे नहीं करती, खाने के लिए भोजन करता है तो वो अपने घर पे नहीं खाते। आम आदमी पार्टी एक अलग लाइन में, अनुसूचित जाति की भाई क्यों पूछते हैं आप? सबको एक बात बताइए, हर जाति को आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती, रीजनल पॉलिटिक्स नहीं करती, परंतु जो भी व्यक्ति अगर कहीं दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, वो किसी भी जाति का हम उसके साथ। फिर उन फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल क्यों करती है आपकी आईटी सेल? उनको ये दिखाने के लिए कि अनुसूचित जाति के लोग अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का दरवाजा सबके लिए नहीं खुला है? नहीं, उनको अनुसूचित जाति का दिखा के, वो एक आम व्यक्ति है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है हर व्यक्ति की फोटो सोशल वायरल होती है, परंतु आप देखते किसको है आपकी नजर है? नहीं, आपका ट्रेंड जो है काम करने की आप बात करते हो, काम की बातें करते हो, हम काम करवाएंगे, फिर इस तरह का जो पोलराइजेशन है वो क्यों? पोलराइजेशन कहाँ? अरे हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात करी, हमने कभी जाट गैर जाट की बात करी, कभी पंजाबी नॉन पंजाबी की बात करी। भाजपा का मुख्यमंत्री कभी कहता है मैं पंजाबी हूँ, कभी कहता है 36 जात वर्सेस एक जात, कभी कहता है कि हिंदू सुरक्षित हो जाओ। ये बातें अरविंद केजरीवाल नहीं करते, आम आदमी पार्टी नहीं। आम आदमी पार्टी सर्वधर्म सर्व जाति का समभाव है। एक गुप्ता जी, आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की लड़ाई चल रही है और राजस्थान में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस वो बुजुर्ग हो चुकी है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर पे ले जाकर सेवा कर ला, इसका कोई इलाज नहीं।